हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे एमपी पुलिस का प्रीवियस ईयर, जिसमें डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा तथा उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम आपके साथ पूरा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, टीकमगढ़ में उदय हुई एक नदी जिसके पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि दिया गया है कि टीकमगढ़ में उदय हुई एक नदी जिसे पुष्पावती के नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है पानबती, केन, चंबल, पाहुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाहुज। तो आपको याद रखना है कि टीकमगढ़ में पुष्पावती नदी के नाम से किसको जाना जाता है, पाहुज नदी को। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर इससे संबंधित ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे कि चंबल। तो चंबल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चंबल से इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो चंबल किसकी सहायक नदी हो जाती है। तो चंबल यमुना की सहायक नदी हो जाती है। किसकी सहायक नदी हो जाएगी चंबल? यमुना की सहायक नदी हो जाएगी, जो कि इंदौर के महू जिला मालवा के पठार से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू जिला मालवा के पठार से निकलती है, जो कि जाना पाव पहाड़ी। तो आपसे अगर पहाड़ी पूछती है तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद बात कर लें कि चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चंबल की सहायक नदी हो जाएगी शिप्रा, सिंध, काली। तो शिप्रा, सिंध, काली, 3 नदी हो जाएंगी सहायक नदी चंबल की। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन दिया गया है क्या? केन। तो केन से अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो केन भी यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। किसकी सहायक नदी हो जाएगी? केन यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। और ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है, फतेहपुर यूपी से। तो आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो केरल के वर्तमान में सीएम कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन। तो आपको यहां से याद रखना है कि केरल के वर्तमान में सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और अगर बात करें केरल के गवर्नर कौन है, तो केरल के गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। कौन हो जाएंगे? आरिफ मोहम्मद खान। तो आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे केरल के गवर्नर। केरल से अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो केरल में कौन कौन सी नदी हो जाएगी। तो केरल में एक तो नदी पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी। पेपर में पूछा जाता है पेरियार नदी कहाँ स्थित है। तो पेरियार नदी कहाँ स्थित है? केरल में। इसके बाद केरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डांस देख लें तो केरल से इंपॉर्टेंट डांस हो जाती है कथकली और मोहिनीअट्टम। तो आपको याद रखना है कि कथकली और मोहिनीअट्टम डांस कहाँ होता है? केरल में। और केरल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है जिसको वेम्बनाथ झील के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि केरल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है जिसको वेम्बनाथ झील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, किस तारीख को विमुद्रीकरण की घोषणा हुई थी। तो आपको बताना है कि कौन से तारीख को जो डिमोनेटाइजेशन है, मुद्रा का डिमोनेटाइजेशन जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, तो किस तारीख को डिमोनेटाइजेशन हुई थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, 31 अक्टूबर 2016, 15 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016। तो इस दिन घोषणा हुआ था कि मित्रों आज से 1000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे। तो आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा? 8 नवंबर 2016। तो 8 नवंबर 2016 मतलब विमुद्रीकरण हो गया था। इस दिन से 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस एक ने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी। तो मतलब किसने हिंदू मुसलमान मतभेदों को हल करने की मांग की थी। तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौता इसका सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद बात कर लेते हैं लाहौर समझौता। तो लाहौर समझौता हुआ था भारत और पाक के बीच में। तो लाहौर समझौता देखें तो लाहौर समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य। इसके बाद बात करें गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में बात करें तो गांधी इरविन समझौता से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, तो ये हो जाएगा 5 मार्च 1931 को। तो गांधी और इरविन के बीच में कब समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि सिविल डिसोबियस मूवमेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, मतलब गांधी इरविन का ये समझौता था 1931 में। और इसके बाद जो है गांधी जी ने, मतलब जो गोलमेज सम्मेलन होता है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि हिस्ट्री का पार्ट है, तो गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। तो ये अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो कब कब हुआ था? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो यहां से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड गोलमेज सम्मेलन। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने भाग लिया था। और यहीं पे वेस्टन चर्चिल जो कि अमेरिका, मतलब सॉरी, जो कि इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। वेस्टन चर्चिल जो कि हार चुके थे, वो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। इसके बाद बात कर लेते हैं पूना पैक्ट की। तो पूना पैक्ट हो जाएगा जो गांधी जी और किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता। तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? पुणे के यरवदा जेल में। तो कहाँ हुआ था? पुणे के यरवदा जेल में। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है कि ये कहाँ हुआ था पूना पैक्ट? तो पूना पैक्ट हुआ था पुणे के यरवदा जेल में। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिए, निम्न समझौतों में, ये दोस्तों वही आ गया, सॉरी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कि रामायण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ दुर्ग। तो बांधवगढ़ दुर्ग किससे संबंधित है? रामायण से संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ दुर्ग रामायण से संबंधित है। इसके बाद बात कर ले अगर इससे ऑप्शन की, तो इससे ऑप्शन एक पूछा जाता है आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट कि गोहद दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गोहद दुर्ग कहाँ स्थित है? भिंड में स्थित है। बस आपसे यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। तो ये कहाँ स्थित है? भिंड में, सॉरी भिंड में। कहाँ स्थित है? भिंड में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देख लीजिएगा, निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन बना? तो भारत का 28वां राज्य कौन बना? तो आपको ऑप्शन में देख लीजिए, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। तो भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 28वां राज्य कौन सा बना था? झारखंड। तो आपको याद रखना है कि झारखंड। और अगर पूछ ले 26वां राज्य कौन सा बना था, तो 26वां राज्य कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। तो आप यहां से याद रख सकते हैं 26 और 36। तो छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य था, ये बनता है क्वेश्चन। 26वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़। अगर बात करें कि झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, हेमंत सोरेन। और अगर पूछ ले कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हो जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हो जाएंगे? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और इनकी गवर्नर कौन हो जाएगी? अनसुईया उइके। इसके बाद पूछा जाता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड को पूछ ले कि उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था, तो उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था? 27वां राज्य बना था। तो आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। झारखंड कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड 28वां, और 26वां कौन सा बना था? छत्तीसगढ़ बना था। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा बैंक जनधन के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? मतलब किसको परमिशन नहीं है, ऐसा कौन सा बैंक है?
जिसको कि जनधन खाता खोलने के लिए परमिशन नहीं है। तो इसमें दिया गया है HSBC बैंक। तो HSBC बैंक, और ये तो देख लीजिए ऑथेंटिक बैंक है, जो और बैंक दिए गए हैं, लेकिन ये HSBC बैंक अपन को कोई भी ऑथेंटिक बैंक नहीं लगता, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये नहीं हो सकता। इसके बाद बात कर लेते हैं IDBI बैंक, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, IDBI बैंक का हेडक्वार्टर पूछा जाता है। तो IDBI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। तो मुंबई आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? मुंबई में, और इसके MD CEO हो जाएंगे राकेश शर्मा। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है कि IDBI बैंक के CEO कौन है? तो राकेश शर्मा। इसके बाद पूछा जाता है ICICI बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ज्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, तो आपको याद रखना है कि इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। और इसके MD CEO कौन हो जाएंगे? संदीप बख्शी। तो संदीप बख्शी। और इसकी टैग लाइन पूछी जाती है दोस्तों आपके एग्जाम में, तो इसकी टैग लाइन हो जाएगी, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। तो ICICI बैंक की टैग लाइन क्या हो जाएगी? हम है ना ख्याल आपका। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का वादन काल लगभग कितने सेकंड होता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 52 सेकंड में होता है। और इसकी रचना कौन की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के लिए जाना जाता है। और भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन ये याद रखना है कि किसने रचना की थी? तो रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और 1913 में भारत का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनको। कौन सी कृति के लिए? तो गीतांजलि के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्वालियर में गुजरी महल ग्वालियर के महल के द्वारा बनाए गए थे। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका निर्माण कौन कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह तोमर। तो मान सिंह तोमर ने बनवाया था। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सांग एक प्रकार का क्या है? तो सांग एक प्रकार का परंपरागत भोजन, लोक नृत्यशाला, लोक संगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सांग क्या है? मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्यशाला है। तो आपको यहां से याद रखना है कि लोक नृत्यशाला हो जाएगा, सॉरी रंगशाला दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अमजद अली खान किसके मशहूर प्रतिपादक थे? तो अमजद अली खान किसके मशहूर प्रतिपादक थे? सितार, बीणा, तबला, सरोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोद। तो अमजद अली खान किसके प्रतिपादक थे? सरोद के। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निम्न में से अर्जुन पुरस्कार 2015 के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आपका 2021 का पेपर है, तो आपसे लेटेस्ट पूछा जाएगा कि लेटेस्ट में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया था। तो लेटेस्ट की बात करें तो 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया था ईशांत शर्मा को। तो ईशांत शर्मा को यह पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ईशांत शर्मा किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद सेकंड दिया गया था दीप्ति शर्मा को, जो कि दीप्ति शर्मा भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद दिया गया था दीपक निवास। तो दीपक निवास किससे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। और चिराग शेट्टी किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। समझे? तो आपसे यहां से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये इसका आंसर आप देख लीजिए, अनूप सिंह कुश्तीबाजी हो जाएगी, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है तो आपसे पूछे जाने का मतलब कोई वो नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, पंडित रविशंकर इस क्षेत्र में अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको इस क्वेश्चन में सिंपल सा बताना है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार, वायलिन, बांसुरी, सरोद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितार। तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। तो ये आप देख लीजिए, सितार से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है? तो तीर्थराज नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन था,
जो कि अमरकंटक को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अमरकंटक से, और प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को। इसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसने वाली कौन सी गैस थी? तो आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में रिसने वाली गैस कौन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइन आइसोसाइनेट, MIC। इसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है CO, जिसका, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अगर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड तो कोयले के जलने से मतलब ये निकलती है ये गैस, और इससे मृत्यु भी हो सकती है, जो कि बहुत डेंजरस गैस होती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और मिथाइल आइसोसाइनेट तो डेंजरस होती ही है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपको ये शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 24वां संशोधन किससे संबंधित है? तो जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आप देख लीजिए ऑप्शन, राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां, और इस मूलभूत अधिकार एवं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ऑफ राइट्स, मूलभूत अधिकार। तो अगर पूछते मूलभूत अधिकार संविधान के कौन से भाग में दिया गया है, तो संविधान के भाग 3 में दिया गया है, पार्ट 3 में दिया गया है। और कौन कौन से आर्टिकल में मूलभूत अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद में दिया गया था? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद मूलभूत अधिकार अगर पूछ ले DPSP कौन से भाग में दिया गया है, तो DPSP संविधान के भाग 4 में दिया गया है। इसके और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था आयरलैंड से, जहाँ की कौन, तो आयरलैंड से आप, जहाँ की कौन थी? एनी बेसेंट। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर पूछ ले मूलभूत अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी स्थापना की थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, भारतीय समाज सेवक, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय समाज सेवा। तो भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मूलभूत अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया था? तो ये क्वेश्चन हम अपन अभी डिस्कस किए थे वो वाले क्वेश्चन में कि मूलभूत अधिकार कौन से संविधान के कौन से भाग में है। तो भाग 3 में है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो आपको याद रखना है, जिसमें अनुच्छेद अगर आर्टिकल 19 की बात करता है तो आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 19 संबंधित है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 संबंधित है अनटचेबिलिटी, मतलब इसको कहते हैं छुआछूत, जिसको छुआछूत किससे संबंधित है? तो 17 से संबंधित है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान से छुआछूत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 17 में सीधा सीधा लिखा है कि भारत के सभी नागरिक समान हैं, और कोई भी मतलब किसी भी इंसान से छुआछूत करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि करंट अफेयर्स से पूछा गया था। भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो ये दोस्तों आपका पूछा जाए चाहे 2019 2020 सब में हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में लगभग 30%। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, ऐसा कौन सा प्रतिबिंब जिसे पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब,
तो आप देख लीजिए इनवर्ट मतलब ये देख लीजिए आपके ऑप्शन में दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो अगर मान लीजिए कोई पर्दा है, तो इससे सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक पर्दा है और एक पर्दा में एक प्रतिबिंब अगर प्राप्त किया जाता है, मान लो ये प्रतिबिंब है, तो ये आभासी ही तो होगा, क्या ये वास्तविक होगा? नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तेल तथा वसा के विकृत गंधित से का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका उपयोग किसके, तो प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट। तो दोस्तों आपसे आपका यही था आज का क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।